नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चुनाव नज़दीक हैं, नाराज़ी का दौर चल रहा है, लेकिन ये नाराज़ी भाजपा पर कितनी भारी पड़ती है और नाराज़ी का सिलसिला कहाँ तक जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं दिलीप सिंह, जो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं और ख़ास बात यह है कि वो इतिहासकार भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर नाराज़ी का ये दौर कैसे चल पड़ा है और इसके उपाय क्या हैं। क्या कोई समाधान है कि भाजपा जो अपने नाराज़ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनसे निपट सके। एवं साहब, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को यहीं से रूबरू करवाएं कि आप इतिहासकार भी हैं, तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि नाराज़ी पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन इतिहास की जो यात्रा है ये कहाँ से शुरू हुई? इतिहास यात्रा कुछ मेरी इस प्रकार की है कि घर में माताजी पिताजी बहुत अच्छे इतिहास के जानकार रहे हैं। मेरे दादाजी भी इस विषय के बहुत अच्छे जानकार रहे जी। और पद्म विभूषण बाबा साहब पुरंदरे जी, ये भारत के विख्यात इतिहासकार जी, इनका सबसे निकटस्थ जो शिष्य है वो मैं रहा हूँ जी जी। तो पिछले 46 वर्षों से मैं उनके संपर्क में हूँ। अच्छा। 100 वर्ष की आयु में अभी उनका निधन हुआ है जी। उनका सबसे निकटस्थ शिष्य होने के नाते भी इतिहास से मेरा बहुत नज़दीक का संबंध आया जी। उनके निर्देशन में विशेषकर देवास का अपना इतिहास पिछले 500-700 वर्षों का जी, उसके पहले जाएं तो पिछले 5000 वर्षों में देवास के आसपास क्या क्या इतिहास घटित हुआ, इन सब का अध्ययन करने का सौभाग्य मेरे को अच्छा उनके निर्देशन में मिला जी। विक्रमादित्य शोध केंद्र उज्जैन का 3 वर्ष तक मैं फाउंडर मेंबर रहा भारत सरकार की ओर से जी। और हमारे मध्य प्रदेश का जो राज्य सरकार की तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है जी, उस राष्ट्रीय सम्मान की जूरी का 2 वर्ष तक मैं मेंबर हूँ उसका सिलेक्शन कमेटी का। तो इन सब पदों पे काम करने से नई दुनिया में करीब 200 से अधिक देवास के इतिहास के ऊपर मैंने प्रति सप्ताह एक लेख दिया है। अच्छा। और अभी 1500 लेख और दे सकूँ, इतनी सामग्री मेरे पास और मौजूद है। तो ईश्वर की दया से ये इतिहास का जो अध्ययन का शौक है जी, उसने मुझे इसमें बहुत ही आत्मिक संतुष्टि दी है। एक इतिहासकार के रूप में निसंदेह आपका अपना एक वर्चस्व है और आपने खूब काम किया हुआ है, लेकिन कैसे राजनीति में एक इतिहासकार का आना हुआ? भाजपा कब से ज्वाइन की और भाजपा के लिए आप यूँ बात करें तो आपने कैसे किस कार्यकर्ता के रूप में कैसे काम शुरू किया? मूलतः मैं स्वयंसेवक हूँ जी। अच्छा। 7 वर्ष की उम्र में संघ में जाना शुरू किया और जब महाविद्यालय में गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उस समय के बहुत ही शालिग्राम तोमर करके एक बहुत ही अद्वितीय ऐसे प्रचारक थे जी, उनके संपर्क में उनके मार्गदर्शन में हमारा व्यक्तित्व बनना शुरू हुआ जी। अभी वर्तमान में कमल पटेल जो कृषि मंत्री हैं जी जी, और अरविंद सिंह भदौरिया जी हैं जी, शिवराज सिंह जी चौहान हैं, कैलाश जी विजयवर्गीय हैं जी, ये सब शालिग्राम जी के निकट में रह के और सब डेवलप हुई पर्सनैलिटी हैं। अच्छा। विष्णुदत्त शर्मा जी वीडी भाई साहब जिनको प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, ये भी शालिग्राम जी के सानिध्य में जी जी डेवलप हुई पर्सनैलिटीज़ हैं जी जी। और शालिग्राम जी ने बहुत अच्छे कार्यकर्ता दिए जिनकी, तो उनके सानिध्य के कारण हम विद्यार्थी परिषद में आए और विद्यार्थी परिषद का जो अगला कन्वर्शन होता है, आदमी जब अपने अध्ययन काल से बाहर होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी हमारा अंतिम वो लक्ष्य है। राष्ट्रीय लक्ष्य को लेकर चलते हैं जी जी, राष्ट्रीय विचारधारा रखते हैं और स्वयं का बौद्धिक चिंतन है जी जी, तो निश्चित रूप से किसी राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी के पास जाना हमने पसंद किया। बहुत अच्छी बात है, बीजेपी के प्रति हमारा प्रेम है। अरुण जी, यदि किसी वृक्ष में कोई पत्ते सूख रहे हैं, वृक्ष में ऐसा लग रहा है कि कहीं वो उसकी अवस्था खराब हो रही है, बिगड़ रही है, तो उसकी जड़ को देखा जाता है और आप जो है वो जड़ से जुड़े हुए हैं। आप जो है उन लोगों में से हैं जो आप समझते हैं कि भाजपा का संविधान क्या है, भाजपा की नीति क्या है, आदर्श क्या है। लेकिन वर्तमान में जो नाराज़गी का दौर चल पड़ा है, और हम बात करें दीपक जोशी जी की, उनके पिताजी एक वक्त मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, आज स्थिति ये हुई कि उन्हें कांग्रेस में जाना पड़ा, वो कांग्रेस में चले गए। इस नाराज़गी का क्या, और भी नाराज़गी दिख रही है प्रदेश में भाजपा के अंदर, इस नाराज़गी का आप क्या कारण मानते हैं? क्या व्यक्तिगत है मसला है या कुछ और है? मसला गंभीर है और ये प्रदेश लेवल का है जी। फिर भी आपने एक मार्मिक प्रश्न पूछा है तो मैं अपनी राय देना चाहूँगा जी। अपनी पार्टी के अनुशासन और अपने संविधान के अंतर्गत जो अपने बोलने की मुझे आज़ादी है, केवल उतना ही बोलना चाहूँगा जी। संवाद जब कम हो पाता है जी, तो इस प्रकार की गलतफहमियां और दूरत्व जो है वो कार्यकर्ता के मन में आता है जी। तो संवादहीनता कभी भी घर में, पार्टी में, संगठन में होनी नहीं चाहिए, देश में कभी भी नहीं होनी चाहिए। संवादहीनता
आदमी को अपने से दूर कर देती है, तो शायद उसका परिणाम हो। जी, और भी कई व्यक्ति हैं जो नाराज़ चल रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि दीपक जोशी जी जब पार्टी से छोड़कर गए तो उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या ऐसा मान लिया जाए कि दीपक जोशी अब किसी काम के नहीं रहे, अब हो गया उनसे काम? क्या वाकई पार्टी की ये नीति? निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत योग्य है। दीपक जोशी अब 60 से ऊपर के उम्र में आ चुके हैं जी। अन्य ढेर सारे लोग, जिसमें मैं स्वयं भी आता हूँ, 60 से ऊपर की उम्र में आ रहा हूँ जी। हमारे सबसे बड़े आदर्श भी भाजपा के हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने एक बार कहा था कि आपका पुराना कार्यकर्ता पार्टी की जड़ है, वो कभी भी पार्टी से दूर नहीं जाना चाहिए जी। नयों का महत्व भी होना चाहिए, लेकिन नयों पर पूर्ण विश्वास करके नहीं चलना चाहिए जी। वो कभी भी धराशायी हो सकते हैं, लेकिन पुराना एक भी कार्यकर्ता हमसे टूटना नहीं चाहिए जी। ये अटल जी की धारणा ऐसे विचार को बल देती है जी। कि वो पुराना कार्यकर्ता हमारे वृक्ष की जड़ है जी। उस जड़ को अगर सुरक्षित नहीं रखा गया जी। तो पेड़ पत्ते शाखाएं ये कभी भी सूखने पे उतारू हो सकती है जी। इसलिए वो जड़ों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पार्टी युवाओं को तरजीह दे रही है, युवाओं को मौके दे रही है, और ये सोच के साथ में कि युवा ही भविष्य हैं। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं जो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उसको कहीं हाशिए पर जाना पड़ेगा, तभी युवा आगे आ पाएंगे? कभी पार्टी ने ऐसा तय किया जी कि मतदाताओं में युवाओं की संख्या अधिक होती है जी, तो भाजपा ने हमारी तय किया कि युवाओं को थोड़ा महत्व अधिक दिया जाए, उनकी शक्ति का, उनकी कला का, आज जो उनके पास स्किल है उस प्रकार का उपयोग किया जाए। जी। जैसे आईटी के अंदर युवा हमारे ज़्यादा प्रभावित, तो निश्चित रूप से आईटी का युग है तो पार्टी ने उस तरफ युवाओं को अधिक लाना उचित समझा। जी जी। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि पुराने लोगों को हम छोड़ दें या हाशिए पे कर दें। जी। इसका एक व्यवस्थित रेशो बना के जी रखा जाता तो ये हमारी तरक्की में बहुत अच्छा कदम होता। जी। मान लिया जाए हमें एक जंगल में जाना है और वहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता आता है। जी। एक नया लड़का है और उसको मालूम नहीं है कि मधुमक्खी के छत्ते पे हम हाथ मार देंगे, पत्थर मार देंगे तो वो मधुमक्खियाँ हमला कर देंगी, अपनी जान भी जा सकती है। अपने साथ साथ संगठन में और 5-25 लोग हैं, उनकी जान जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन एक अनुभवी एक वृद्ध व्यक्ति होगा तो उसको मालूम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं लगाना है। जी जी। उसके धीरे से उसके पास से निकल जाना है, तो वो सब लोग सुरक्षित निकल जाएंगे। तो अनुभव का उपयोग उन वरिष्ठ जनों से लेकर अगर चला जाए तो वो देश के लिए, समाज के लिए, स्वराज्य के लिए, सबके लिए अधिक लाभदायक रहेगा। हम व्यक्तिगत रूप से आपकी बात करें तो आपको भी एक वक्त देवास प्राधिकरण के नाम के लिए चुना गया था और सच था कि आपका नाम आने वाला है, लेकिन लास्ट टाइम एक नाम दूसरा आ गया। क्या कारण रहा उसका, और आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ राजनीति हुई, पार्टी के अंदरूनी राजनीति हुई, उसके कारण आपका नाम हटा दिया गया? हाँ, उस पर ठीक से विचार नहीं किया गया जी। देवास विकास प्राधिकरण, अनेक मंडल, अनेक निगम, ये पद ऐसे होते हैं पर जहाँ जिसकी योग्यता होती है, कोई स्किल होता है किसी आदमी में, उस व्यक्ति को वो पद दिए जाने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, शिक्षा संबंधी उसको दायित्व दिया जाना चाहिए। हाथकरघा वस्त्र निगम का कोई प्रमुख बनाना है तो उसको उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। मूर्ति कला का कोई निगम किसी को दिया जाता है तो मूर्ति कला और उसका सब अर्थव्यवस्था, उसकी शुरू से लेकर आखिर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल तक और वहाँ पे डिस्पोजल तक उसको नॉलेज होना चाहिए, वो आदमी उसमें बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर आपसी विचार विमर्श कम हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस व्यक्ति को देवास विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष पद दिया गया है वो मेरे ही संगठन के लोग हैं, मेरे ही छोटे भाई जैसे हैं, परंतु वो एक वार्ड के पार्षद भी हैं जी, देवास जिला भाजपा के महामंत्री भी हैं। अच्छा। और देवास विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष पद भी उन्हें दिया गया है। तो एक ही व्यक्ति को तीन पद दिए गए हैं, जबकि 3 व्यक्तियों को संतुष्ट किया जा सकता था अलग अलग पद देके, उससे कार्य विभाजन भी होता और जो आदमी कार्य करता वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ढंग से काम कर पाता। अब ये एक व्यक्ति 3 काम कैसे कर पाए? दिलीप जी, चूंकि आक्रोश तो आपने स्वीकार किया, हम भी जानते हैं कि हो रहा है, लेकिन क्या कोई इसका उपाय है कि नाराज़ी भी ना हो, युवाओं को भी तरजीह दे दी जाए, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्हें भी स्थान मिल जाए? क्या कोई ऐसा कोई फार्मूला है जो कि सबको साथ लेकर चल पाए बीजेपी? जी हाँ, इसका फार्मूला निश्चित रूप से है और कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है जी, लेकिन इस पर चिंतन किसी ने किया नहीं है जी। वो फार्मूला एक बहुत छोटा सा है कि उदाहरण के लिए मान लिया जाए नगर निगम के अंदर एल्डरमैन के पद हैं जी। एल्डरमैन का पद संविधान में निर्माण किस लिए किया गया है
कि जितने भी थोड़े से सामान्य कैटेगरी के थोड़े बहुत मतलब नेतागिरी टाइप, थोड़े बहुत आक्रामक लोग, थोड़े बहुत समाज में अव्यवस्था फैलाने वाले लोग, ऐसे सब भी पार्षद चुन के आ जाते हैं अथवा उनके समर्थक आ जाते हैं जी। तो एल्डरमैन का पद नगर निगम के अंदर इसलिए रखा गया है, उनकी संख्या तय की गई, इतना परसेंटेज एल्डरमैन का रहेगा। उसमें समाज के गणमान्य नागरिक, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अर्थशास्त्री हो, प्रोफेसर हो, कोई इतिहासकार हो, कोई गणित का जानकार हो, कोई रेवेन्यू का जानकार हो, ऐसे सब लोग आके उसके अंदर एल्डरमैन के रूप में वहाँ बैठे, ताकि उस सदन की गरिमा बढ़े। और वो सामान्य लोग जिनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है कि कैसे प्रगति होगी, कैसे निर्माण होगा, वो जानकारी वरिष्ठ लोग दें, इसलिए उसका निर्माण हुआ। अब होता क्या है, राजनीतिक पार्टियाँ जो लोग उनके समर्थक हैं, जो उनके आसपास रहने वाले हैं, ऐसे समर्थकों को उसमें अपॉइंट कर देते हैं। तो गणमान्य नागरिकों में तो कोई क्वालिफाइड आदमी, पूरा सदन ही जो है लठेतों का हो गया, वो अच्छा आदमी आ ही नहीं पा रहा है उसके अंदर, तो कैसे सदन की गरिमा कैसे बनेगी? आपको लगता है कि जो नाराज़गी का दौर चल रहा है, इसका खामियाजा कहीं किसी रूप में चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? हाँ, कुछ तो भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से मुझे उसका भय है, परंतु साथ में मैं एक थोड़ा दार्शनिक रूप से चिंतन करने वाला व्यक्ति हूँ जी। हाँ, मैंने ये पाया है कि हमारी जो कार्य करने की पद्धति है भाजपा की जी, वो कार्यकर्ताओं की मेहनत पे आधारित है। अच्छा। और प्रत्येक कार्यकर्ता मिलकर हमारी यूनिट बनती है जी। जी। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला पद हमारे में नहीं होता कि एक विधायक है तो उसका लड़का विधायक ही बनेगा, या सांसद है तो उसका लड़का बनेगा। नरेंद्र मोदी के परिवार में कोई बड़े पद पे कोई नहीं था, अमित शाह जी के नहीं था, लेकिन आज वो वहाँ पर है जी। जी। शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब के घर में कोई मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन आज वो हैं। बिल्कुल सही। माननीय कैलाश विजयवर्गीय के घर में कोई नहीं था, लेकिन आज हमारे बहुत बड़े सम्मानीय नेता हैं। तो जिनके घरों का बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग भी मिलके मेहनत करके आगे आते हैं। तो हमारा वो कार्यकर्ता इतना मेहनती है जी। कुछ करने की जरूरत नहीं हमें, केवल उन कार्यकर्ताओं को अपने काम पे लगाना है, उससे फर्क पड़ता है जी। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा जी कि अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव लड़ते थे माधवराव सिंधिया महाराज के विरुद्ध जी। उनके बाद में माधवराव महाराज ने कोई दूसरी सीट ग्वालियर से चुनी, तो उसके बाद हमारे आदरणीय जयबान सिंह पवैया विद्यार्थी परिषद के मेरे परम मित्र हैं, वो चुनाव लड़ने लगे। आप आश्चर्य करेंगे कि विशेषकर मराठी भाषिक लोगों के बीच में और हमारे परिचितों के बीच में भाजपा की तरफ से मुझे आदेश होता था, अपने 10-15 आदमी लेके जाइए और उन सब मराठी भाषा में प्रचार कीजिए, वो सब मराठी भाषिक महाराज को वोट देने वाले हैं, सिंधिया महाराज को जी। जी। तो आप जाके वहाँ कैनवासिंग कीजिए। और एक-एक घर में हम वहाँ जाते। निश्चित दिलीप जी, और आपने जो किया है और इस वक्त जो आपकी नाराज़गी का मन बना हुआ है, क्या ये नाराज़गी आप कहीं किसी सीनियर से व्यक्त करना चाहेंगे? हाँ, मैंने व्यक्त भी करी है अपने संगठन के दायरे में, अनुशासन में रह के। ये प्रदेश के स्तर तक और केंद्र स्तर तक भी मैंने भेजी है जी। और शायद उसका परिणाम भी हुआ है, कुछ सुधार की गुंजाइश जी। जी। अंतिम सवाल है दिलीप जी की, चुनाव बहुत नज़दीक हैं और आपको लगता है कि सेबोटेज जैसी कोई बात बनेगी, और जो कांग्रेस की परंपरा थी अभी तक कि अलग अलग गुट बन गए थे, क्या ऐसी यदि रोका नहीं गया तो क्या ये संभावनाएं भाजपा में भी हो सकती हैं? भाजपा में संभावनाएं बनने की क्षीण संभावना है, ऐसा कभी नहीं होगा जी। 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 ये पार्टी बेस्ड पार्टी है जी, और इसमें कार्यकर्ताओं को बेस बना के एक समूह बनता है जी। चुनाव की रणनीति और आपसी भाईचारा जी, इस एकमात्र पार्टी में, यहाँ पे दल जब चुनाव आ जाता है जी, तो मेरे जीवन में तो मैंने नहीं देखा कि कभी पार्टी चुनाव पे आ गई है और उसमें दल बने हुए हैं और एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं जी। ईश्वर की कृपा से हमारी पार्टी में वो स्थिति नहीं है। स्थिति अच्छी बनेगी। हमारे प्रचारक, हमारे संगठन के लिए टोटल समय देने वाले लोग, और सबसे बड़ी बात हमारे हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी जिस दिन भी आदेश देंगे, मैं नहीं समझता कि एक भी कार्यकर्ता उस आह्वान से बाहर कभी जाएगा। बहुत अच्छी बात, नहीं जाएगा। दिलीप जी, आपसे बातचीत हुई और बहुत अहम मुद्दों पर बातचीत आपने की, और आपने ये भी कहा कि नाराज़गी का दौर चलता है लेकिन पार्टी को कहीं नुकसान नहीं होगा यदि पार्टी संगठन सबको साथ लेकर चलती है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो दिलीप सिंह जी से बातचीत हुई। निश्चित रूप से उनकी अपनी एक नाराज़गी है और वर्तमान के दौर चल भी रहा है नाराज़गी का, लेकिन इतना तय है कि नाराज़गी का ये दौर यदि रोका नहीं गया, यदि लोगों को साथ नहीं लिया गया, युवाओं को और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एक जाजम पर नहीं बिठाया गया, तो भाजपा के लिए राह कठिन हो सकती है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।